नमस्ते, मैं आकांक्षा त्रिपाठी HICS के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। हम कई दिनों से लगातार ज्योग्राफी के लिए मिल रहे हैं। आज लाइव क्लासेस नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है मैंने। आज हम पढ़ेंगे मेरा प्यारा भारत। बहुत दिनों से हम पृथ्वी और ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, पर अब मैंने सोचा कि अब आप लोग के लिए कुछ नया लाया जाए। तो मेरे दिमाग में था कि अब हम भारत के साथ आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो गया कि हम ज्वालामुखी, पर्वत, पहाड़ इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब कुछ नया में जैसे मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी तो सब लोगों ने बोला कि हमें भारत पढ़ना है, तो इसलिए मेरा प्यारा भारत। आज की जो क्लास है वो इसलिए विशेष है क्योंकि आज हम सिर्फ भारत को ज्योग्राफी की दृष्टि से नहीं देखेंगे, एक समग्रता में शुरुआत करेंगे। आज की क्लास हो सकता हो थोड़ी लंबी भी हो, थोड़ी बातचीत जैसा होगा। आज आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास की भारत में क्या है, कैसा है, कैसे निर्माण हुआ, कैसे भारत का विस्तारीकरण हुआ, कैसे इसको समेटा गया, कैसे इसको बांधा गया। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से कि भारतवर्ष का जब नामकरण हुआ, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ किंवदंतियां हैं कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के नाम पे भरत नाम से भारत नाम रखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे आर्य थे उनके नाम पे आर्यव्रत कहा गया। ईरानियों ने इसे हिंद कहा, और अलग अलग नाम अलग अलग जगह से आया। अंग्रेज इसे, ब्रिटिशर्स इसे इंडिया कहकर पुकारते थे और हम तो भारतवर्ष कहते ही हैं। बहुत सारी चीज़ों पे नाम, हिंद महासागर के नाम पे हिंद देश, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसका नाम सागर के नाम पर हो। आज पूरी विस्तृत चर्चा भारत के ऊपर करेंगे हम, उसका इतिहास, उसका पॉलिटी, उसका ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आज समग्रता का अध्ययन है, इसलिए थोड़ी लंबी बातचीत होगी। आज बातचीत जैसी ही बातचीत होगी। ये मैंने एंशंट काल का आपके लिए डायग्राम लाया है कि हम लोग एंशंट काल से स्टार्ट कर सकें। ये 1600 BC का है। अगर मैं उससे पुरानी बात करूं कि भारत की जो संस्कृति, जो संस्था है, वो इससे भी पुरानी है, क्योंकि इस समय तो कुछ और था। जिस वक्त मैं कह रही हूँ कि दुष्यंत और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का जो नाम ले रही हूँ भरत, इससे इसका इतिहास है हमारा। अगर देखें तो काल के क्रम के अनुसार हम देखें तो हमारे यहाँ इतने सारे युग माने गए, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम पुराणों के हिसाब से देखें, महाभारत के हिसाब से देखें, कुछ कुछ बातें आज इतिहास से, कुछ कुछ बातें आज पॉलिटी से, और कुछ कुछ बातें ज्योग्राफी से। हम ये अगर माने कि हम कितने तथ्यात्मक हैं, या हमारा जो देश है, जो उसकी नींव है, उसको कितना तथ्य के साथ हम जान सकते हैं। कुछ जैसे पढ़ाई की दृष्टि से तो होना चाहिए, कुछ ज्ञान की दृष्टि से भी बात होनी चाहिए। जैसे मैंने महाभारत का नाम लिया कि महाभारत, तो महाभारत के लिए क्या आपको पता है जय संहिता भी आज नाम था। आज की क्लास फुली इंट्रोडक्टरी है, कोई थोड़े फैक्ट्स आएंगे, थोड़ा कंसेप्ट आएगा, पर आज फुली इंट्रोडक्टरी है। क्या आपको पता है कि महाभारत का नाम जय संहिता था? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। पूरा इतिहास हमारा कहीं ना कहीं इसमें समाया है। कृष्ण से लेके दुर्योधन तक, अर्जुन से लेके युधिष्ठिर तक, पांचाली से लेके कुंती तक का इतिहास। इसे हम उल्टे फॉर्म में बोल रहे हैं, सीधे फॉर्म में देख सकते हैं कि कुंती से लेके पांचाली तक का, और पांडवों का पूरा इतिहास, कौरवों का पूरा इतिहास, किस तरह से डिवाइडेशन था भारत का। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि वैदिक काल, आर्य वैदिक काल, जो ग्रामीण सत्ता आई, आर्यों की जो शहरी सत्ता आई, उसके बाद गौतम बुद्ध आए, जैन का धर्म आया, मौर्य युग आया, किस तरह से हमारे इतिहास में निरंतर समृद्धि हुई। कौन से राजा थे जिन्होंने सोने के बहुत सिक्के चलवाए? कौन से राजा सोने के सिक्के बहुत चलवाए? कौन सा वंश था? कनिष्क, कुषाण। थोड़ी थोड़ी बातें आज इनसे जुड़ते हुए होंगी एक क्रम के अनुसार। वैदिक इतिहास में हमारे जो वेदों की चर्चा है कि कितने प्रकार के वेद हैं, 4 हैं, या उनके कौन से सब पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं। यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। मनु संस्कृति क्या है, या मनुस्मृति क्या है? ये आज पूरी क्लास इन्हीं सब चीज़ों पे हमारी स्टैब्लिश होगी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ से हम अपने इतिहास की बात करते हैं, जहाँ से हम कहते हैं कि हाँ हमारा इतिहास हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर। अच्छा, एक बेसिक कंसेप्ट आपको ये पता है
कि जब हम मैप देखते हैं या जब हम पृथ्वी के गोलार्ध को नापते हैं तो ये डिवाइडेशन आपको पता है। आज एकदम बेसिक क्लास है, छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसी दृष्टि में हमें मैप देखना होता है, चाहे वो विश्व का देखें, वर्ल्ड का देखें, चाहे भारत इंडिया का देखें। ठीक है, अब इसको इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ, इधर का हिस्सा ईस्ट और इधर का हिस्सा वेस्ट। क्योंकि हम 1600 BC का नाम लेकर आए हैं तो हमको, अगर हम जैसे बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो क्या हमने ये जाना कि 16 महाजनपद का जो हम लोग मतलब पढ़ते हैं वो कहाँ से उसका हमें साक्ष्य मिला है या कहाँ से प्रमाण मिला है। बौद्ध धर्म की जो बुक अंगुत्तर निकाय है उसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, 16 महाजनपद में एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि गणतंत्र वह कौन था। ये लिच्छवी वंश की बात कर रही हूँ मैं, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। कंबोज, गांधार, कुरु, शूरसेना, मर्सिया, अवंती, असाका, मगध, अंगा, विज्जी, माला, कौशला, पांचाला। ये हमारा डिवाइडेशन 16 महाजनपदों का था, 1600 BC का था। जैसे गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये बात आप लोग को पता है। जब हम महाजनपदों को इतिहास में पढ़ते हैं तो हम इनकी राजधानियों को भी देखते हैं। जैसे मत्स्य की सूरसेन थी, मत्स्य की विराटनगर थी। ठीक है, अवंती, उज्जैनी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली वाला पार्ट हमारा। आप लोग अगर मैप को ढंग से देखें थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। मैं एकदम मोटा मोटा बताऊंगी कि ये नॉर्थ का हिस्सा है तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा वर्तमान से क्या आप समझ पाएंगे। इधर हमारा राजस्थान और गुजरात का हिस्सा समझ पाएंगे, नीचे साउथ इंडिया का हिस्सा समझ पाएंगे, इधर ये नॉर्थ ईस्ट और ये लगभग सेंट्रल भारत और ये ईस्ट का हिस्सा। ठीक है, ये इस तरह का डिवाइडेशन है। जैसे आज भी अगर मत्स्य नगर को हम देखते हैं तो विराटनगर जो है राजस्थान में ही पड़ता है। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, गांधार तक्षशिला पेशावर की तरफ पड़ता है, ये हमारा हिस्सा अब नहीं रहा। ठीक है, वो पहले था। कंबोज, हाटक इसकी राजधानी है। कुरु, इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला पार्ट है। ठीक है, अवंती, उज्जैनी मध्य प्रदेश वाला पार्ट है। मगध, कुशीनगर, ये सारे अंग, चंपा, ये सारे पार्ट 16 महाजनपद के हिस्से में हैं। जब धीमे धीमे इतिहास का क्रमिक विस्तार हुआ, इसके बाद इसमें मौर्य वंश आया। मैं इतिहास पे बहुत नहीं ले जाऊंगी पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आप इन लोगों को जान सकें कि मौर्य वंश आया, कुषाण वंश आया, शक वंश आया। इनके बाद लगातार फिर सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेजर रोल किया हमारे यहाँ, जिनका मेजर पार्ट हम देखते हैं, जो मध्य भारत की हम बात करते हैं, 712 ईस्वी से अरबों का पहला आक्रमण। ठीक है, अरबों का पहला आक्रमण, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं राबर का युद्ध। हम आज पूरा इतिहास से जुड़ के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें पिछले भारत से वर्तमान भारत की ओर आना है, इसलिए कुछ कुछ एक एक दो हिस्सों में इतिहास आएगा, फिर पॉलिटी आएगी और फिर हमारे नए भारत का जो निर्माण हुआ है उसकी नींव रखी जाएगी। 712 अरबों का राबर का युद्ध। मोहम्मद बिन कासिम और गजनी का नाम तो इतिहास में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और गजनी से मुलाकात है कि नहीं? अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ कि सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटने वाले लोग। ठीक है, 1025 में फाइनली इनका डिमोलिशन होता है। उसके बाद आता है इतिहास हमारा, जो अगर हम बात करें मुग़ल साम्राज्य की, तो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग दिल्ली में जब वंश आता है हमारा तो किसका आता है? इल्तुतमिश का नाम सुना है आप लोगों ने? शुरुआत वहाँ से होती है, फिर बलवन वंश, फिर तुगलक वंश, इसी तरह करते बहलोल लोदी का अंतिम वंश लोदी वंश होता है जो अफगान होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो राज्य बन के आता है, जो मुग़ल एम्परर बन के आता है, हुमायूं, उसकी नींव डालते हैं और उसकी जो रचना को विशेषता देते हैं या उसका पूरा आकार देते हैं, वो अकबर का समय होता है। ठीक है, हुमायूं के बाद हम लोग अकबर के बारे में जब पढ़ते हैं इतिहास में तो हम देखते हैं कि अकबर ने जगह जगह अपने राज्य को स्थापित किया। इसका एक ये मुग़ल एम्परर 1605 में अकबर का जो समय था,
हम विस्तार के स्वरूप को देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल श्रीलंका से लेके अरेबियन सी से लेके और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट तक को अकबर ने कवर कर रखा है। हाँ, थोड़ा मैप कम क्लियर है पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि लाहौर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये पूरी जगह अकबर का विस्तार है 1605 का। ठीक है, अकबर के बाद जो लगातार सबसे आखिर में जो मुगल एम्पायर में आते हैं, वो जो नींव जिनके तक बची होती है वो होते हैं औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर तक हमारा अंत होने का। उसमें बीच में बहुत सारे राजा आते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा। पर अंग्रेज़ों के शासन की बात करते हैं तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में आ चुकी थी। क्या इससे पहले कोई और भारत आया था? कोई ऐसा देश जिसने भारत में इस 1600 से पहले भी अपने पैर जमाए हों, आने का प्रयास किया हो भारत में? ऐसा कोई आप अगर जानते हो जिसको बता सकें। पुर्तगालियों का नाम सुना है? 1498 पुर्तगाली। ठीक है, मैं हमेशा एक फॉर्मूले से याद करती हूँ, पुर्तगाली, अंग्रेज, डैन, फ्रांस। ठीक है, ये आपके लिए मैंने बना दिया है पीएडीएफ। पुर्तगाली, अंग्रेज, डैन, फ्रांस, ये इसी क्रम में आए हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों में आए। वास्को डिगामा को हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने अपना पैर रखा, पर उससे भी पहले, सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाता है प्रश्न, कौन आया? जमोरिन आए। सोलह सौ से कुछ सालों तक, मान लीजिए 100 सालों तक तो यहाँ ने व्यापार किया। हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि व्यापार पे धीमे धीमे इनका अधिकार आने लगा। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, भारत की चीज़ों को अपने अंडर में लेने लगे। और करीबन 250 से 300 सालों के स्ट्रगल के बाद, स्पेशली 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने लोगों को बताया कि हम क्या हैं, हम गुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए। 1857 के विद्रोह से क्या प्रूव हुआ कि लोगों को लगा हम गुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, 1857 में अंग्रेज़ों का हम लोगों पे पूर्णताधिपत्य हो गया था, हमारी चीज़ों पे पूर्णताधिकार हो गया था। और लगभग 100 सालों के स्ट्रगल के बाद, लगभग 1947 का 3 जून, जिसमें सत्ता के हस्तांतरण की बात की गई कि हाँ, अब सत्ता को हस्तांतरित कर दिया चाहिए, किस योजना के तहत किया गया था? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्यों कहते थे? अरे बहुत आसान है, उस समय लॉर्ड गवर्नर थे। करीबन 150-200 साल तो इन्होंने 1775 से लेके 1665 के बाद से इनका ही तो आधिपत्य रहा है। 1947 तक लॉर्ड गवर्नरों का ही तो शासन रहा है। भारतीयों को तो बहुत बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आने का अनुमति मिला 1921 के ली कमीशन के थ्रू। 1921 के ली कमीशन के थ्रू परीक्षा ली जाने लगी और उसमें कहा गया कि भारतीयों को भी अधिकार है परीक्षा देने का। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ों को क्रमक अनुसार हम देख रहे हैं कि हमने कैसे 1600 बीसी के पहले से हमने देखा कि 1947 के 3 जून तक हम लोगों के यहाँ क्या हुआ। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत की सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। 17 और 18 जुलाई 2 महत्वपूर्ण डेट हैं हमारे यहाँ। 18 जुलाई को हमें सत्ता दे दी गई और जैसा कि इतिहास में सबको पता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जब हम आपको इस ड्यूरेशन में बता रहे थे, जब हमारे यहाँ भारत में आज़ादी हो गई तो हमारे यहाँ उस समय टोटल 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीआई। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? ठीक है, वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटीआई हैं।
जैसा कि यहाँ पे जितने भी जो पार्ट्स हैं ये ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। हम लोग को पता है 1971 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, जिस समय इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, ईस्ट पाकिस्तान को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? बांग्लादेश में। ठीक है, और ये तो पाकिस्तान रहा ही। ये 1958 में इसने अनाउंस कर दिया अपने आप को, वेस्ट पाकिस्तान पूरा पार्ट। कुछ हिस्सा जो हम आज भी बोलते हैं कि भारत में है, पर वो POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, उनके तहत आता है। कुछ LOC जो हम बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो डिवाइडेशन है। हमने मोटा मोटा एक रॉ जैसा देखा कि हाँ, हमारे यहाँ क्या हुआ, भारत का हस्तांतरण किसके द्वारा हुआ? अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों को हुआ। अब समस्या थी कि इतना बड़ा राज्य जिसमें छोटी छोटी रियासतें, कितनी छोटी रियासतें थी इसमें? 552 थी, 552, पर उस समय 549 थी। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बांधना, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, उनका अलग अलग शासन था। अंग्रेजों ने भी ऐसी घोषणा कर दी थी कि जिसका मन जैसा करे, मतलब उनका ये था कि जब वो जाएं तो जाने कितने पाकिस्तान और कितने भारत के हिस्से होते, क्योंकि उनकी रणनीति यही थी। उनका कहना था कि जिसको भारत में मिलना हो भारत में मिल जाए, जिसको पाकिस्तान में जाना हो पाकिस्तान में मिल जाए, जिस राजा को स्वतंत्र रहना हो स्वतंत्र भी रहे। मतलब ये कंडीशन थी कि अगर अंग्रेज जिस तरह चाह रहे थे, अगर उनकी स्थिति में होती तो आज हर जिला हर गली मोहल्ले में एक भारत बना होता। जिस तरह से उनका निर्णय था, जिस तरह से उन्होंने मतलब ये रणनीति रखी थी कि भारत के हमारे जाने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएं और हम ये दुनिया के सामने कह सकें कि हम इसीलिए भारत को नहीं छोड़ रहे थे कि भारत के लोग उसमें शासन करने की सत्ता नहीं रखते थे। मतलब उनके अंदर इतनी पावर अथॉरिटी नहीं थी, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आ सकें। जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप भी जानते होंगे हैदराबाद के निज़ाम का, कि वो यहाँ से पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, वो बीच भारत को चीर कर पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। तो मैंने आपको बोला कि 549 रियासतें थी उस समय। फिर जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय थे, और हमारे गृह मंत्री, जैसा कि सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम 31 अक्टूबर को एकता सूत्र के लिए मनाते भी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत का एकीकरण किया, भारत को बांधने का प्रयास किया। इससे पहले 1927 में 1927 में भारतीय रियासतों के लिए ना एक समिति आई थी। क्या आप लोग को नाम पता है? भारतीय रियासतों के एकीकरण के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था। उस वक्त इतना काम हो नहीं पाया था क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे, उनको तो सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी शासन रखना था। क्या? बटलर समिति। कौन सी समिति? बटलर समिति, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो 549 रियासतें थी उनसे बात की वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो उन सब ने सहमति दर्शाई। 3 को प्रॉब्लम थी। कौन थी वो 3? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। हैदराबाद के तो निज़ाम का मैंने बताया कि उसने तो अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर दी कि वो यहाँ से जाए और पाकिस्तान में मिल जाए, पर पटेल जी के रहते ऐसा संभव नहीं हो सका। लास्ट में निज़ाम को भारत छोड़ के भागना पड़ा, और उसमें 2 ऑपरेशन, पुलिस कार्यवाही, अगर पूछा जाता है कि हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया, ठीक है। इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो एंड ऑपरेशन कैटरपिलर। ये आपके प्रीलिम्स फैक्ट्स की चीज़ें हैं। मैंने बोला है ना कि आज कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट्स में रहेंगी आपकी। तो आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो एंड ऑपरेशन कैटरपिलर, ठीक है।
ये इनके नाम थे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन, मतलब ऐसा कोई पुलिस कार्यवाही किया जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। तो जो हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन कैटरपिलर कहा गया। अब जूनागढ़ का सम्मेलन कैसे हुआ? जूनागढ़ का सम्मेलन जनमत द्वारा हुआ। जनमत करा लिया गया, गुजरात की एक जगह थी और इसको मिला लिया गया। और हम सबको पता है कि कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे वो तैयार ही नहीं थे। फिर वल्लभ भाई पटेल उनसे कह रहे थे कि या तो आप मिल जाइए या फिर आप जैसे, और वो चाह रहे थे कि वो एक बफर स्टेट की तरह रहें, स्वतंत्र स्टेट की तरह रहें। पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ से हमला करना शुरू कर दिया कश्मीर पे। अब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। कहा जाता है कि राजा हरि सिंह ने बोला कि अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ, और उन्होंने बात की कि अगर आप इस कार्यवाही को रोक देते हैं, मतलब ये जो आतंकवादी कबायली हमला कर रहे हैं, अगर इसको आप रोक देते हैं तो फिर मैं विला पत्र पे सिग्नेचर कर दूंगा। जैसे मैंने एक एपिसोड प्रधानमंत्री का है, आप लोग भी देखिएगा, उसमें भारत का कैसा एकीकरण हुआ है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो उसमें दिखाता है कि वो कहते हैं अपने राज्यपाल या सेनापति जो भी उनके रहते हैं कि अगर सुबह तक कौन नहीं आता, भारतीय सेना नहीं आती, तो मैं खुद को गोली मार लूँगा या मैं मर जाऊँगा और तुम देख लेना। फिर भारतीय सेना आ जाती है और कश्मीर का विलय भारत में विलय पत्र के सिग्नेचर द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देखी कि जम्मू कश्मीर विलय पत्र में सिग्नेचर किसके? हरि सिंह के, जूनागढ़ में जनमत, और हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई। जो बाकी की हमारी 549 यानी कि 549 जो रियासतें थी उनका एकीकरण हो गया। जो टोटल 552 रियासतें थी यानी 542 रियासतें थी, उसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को 3 प्रक्रियाओं के द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत से, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से। तीनों की आपको मैंने कहानियाँ सुनाई। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो, जो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ थोड़ी हार्ड हुई है? फिर हमने कुछ जैसे कि हमने सिक्किम का जो पार्ट है उसको बाहर से लिया। सिक्किम में भी क्या था कि राजा चोग्याल से जनता बहुत मतलब परेशान थी। वहाँ जनमत कराया गया, वो भारत के अंदर आना चाहती थी, भारत के साथ रहना चाहती थी, तो उसको मिला लिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जब किसी देश को हम इस प्रकार से मिलाते हैं जनमत के थ्रू या पुलिस कार्यवाही के थ्रू, तो हम किस अनुच्छेद के तहत मिलाते हैं? या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है कि बस मन किया मिला लिए, जैसा तानाशाही देशों में होता है, जैसा कि चाइना कर रहा है, हमारे अरुणाचल बॉर्डर पे जो कर रहा है? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या वाकई इसके लिए कोई प्रक्रिया है कि बस मन किया तो कर लिया? देखिए, सिक्किम के केस में आपको बताती हूँ, अनुच्छेद 2 के तहत, मतलब आर्टिकल 2 या 2 के तहत सिक्किम का विलय किया गया। ठीक है, 35वें अमेंडमेंट जो हमारा 35 अमेंडमेंट था यानी 35वां संविधान संशोधन था, उसके तहत यह जियो लाया गया कि हम सिक्किम का प्रवेश भारत में जनमत के थ्रू करा रहे हैं। और 36वें संविधान संशोधन में जो कि 1975 में हुआ, 35 जो हमारा संविधान संशोधन था वह 1974 में आया, जिसमें क्या कहा गया कि सिक्किम को भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। फिर हमारा 36 अमेंडमेंट या 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हुई? कोई डाउट यहाँ तक? इस प्रक्रिया तक आपको ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही हो? ये हमारा भारत जो आज़ादी के बाद का भारत है, जो प्रक्रिया चल रही है कि कौन से राज्य किस तरह एकीकृत किए जा रहे हैं, किस राज्य को बाहर से लिया गया। अच्छा, मन में एक प्रश्न कहीं ना कहीं ये उठ रहा होगा ना कि जो बाहर से आया वो अनुच्छेद 2 के तहत आया, तो जो हम लोगों के यहाँ राज्यों को तोड़ तोड़ के राज्य बनाए जाते हैं वो किसके तहत आते हैं? वो अनुच्छेद 3 के तहत आते हैं। क्योंकि उसमें क्या लिखा गया है, इसमें बाहर के जो प्रदेश हैं या बाहर के जो हमारे टेरिटरीज हैं उनको बात अंदर लेने की बात की गई है, और भारत के भीतर उसके राज्यों के बंटवारे में अनुच्छेद 3 को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आप लोग को क्लियर नहीं हो रही है? देखिए, पहले हमने इतिहास पढ़ा, अब हम आज भारत का पॉलिटी देख रहे हैं।
हमने बात की जब आज़ादी के बाद का भारत था तो उसमें 14 राज्य और 6 यूटीआईज थे, ठीक है। तो अब 28 राज्य से 8 यूटीआईज तक का जो सफ़र है वो कैसे तय हुआ, ये तो आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कैसे भारत के इतने राज्य बनाए गए। सबसे पहले जब इतना पॉपुलेशन हुआ, सबको मेंटेन करना, किसी भी राज्य का निर्माण और उसका जो उसको चलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती, सबसे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और जो वहाँ पे खनिज संसाधन होते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जीवन को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो बेसिक नीड्स की जो बात होती है, उसी के आधार पे कहीं ना कहीं राज्यों का बंटवारा किया गया, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, आवश्यकता के आधार पर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर हो कि प्रशासनिकता में समस्या आ रही है, बहुत बड़े राज्य हैं तो हिस्सा कर दो, या खनिज संसाधन में लेकर समस्या आ रही है तो उनके हिस्से कर दो, या किसी राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है तो उनको एक अलग राज्य बनाकर उसका विकास किया जाए। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य का, क्योंकि अब हमें यही पढ़ना है कि कौन सा राज्य कब बना और कैसे बना, तो जो उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो यही होते हैं। अगर हम मोटे मोटे देखें कि बहुत बड़ा रीज़न है उसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या है उसका भौगोलिक स्थिति, ठीक है। दूसरा उसका सांस्कृतिक जो महत्व है वो, ठीक है। आवश्यकता बंटवारे की क्यों है, ठीक है। और प्रशासनिक कार्य क्षमता का जो मामला है, हम जब इन पॉइंट्स की बात करते हैं, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बहुत मोटे मोटे दिए हैं कि आप इन 4 पॉइंट्स को जान लें, वरना फिर आगे तो और बताया ही जाएगा कि ये जो बेसिक कंसेप्ट में आते हैं ये नए राज्यों के उद्भव का कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि जब 14 राज्य थे तब तो हमने देखे कि कौन कौन से राज्य थे, पुराना स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया। अब हम अगर नए राज्यों की बात करें कि कौन सा राज्य किस सन में बना और क्यों बना, तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई राज्यों के निर्माण की, कहा जाता है कि जब भारत की प्रशासनिकता की क्षमता की बात करने लगे तो सबसे पहले जो समस्या आ रही थी भाषाई समस्या आ रही थी। हम सभी जानते हैं कि भारत में, मैंने कहीं पढ़ा था इसे कि भारत में लगभग लगभग बोल रही हूँ, श्योरिटी का मैं, 884 टाइप की लैंग्वेज है, 884 प्रकार की भाषाएं, 884 टाइप ऑफ लैंग्वेज का यूज़ होता है। और हमें पता है कि अनुसूची 8 में भारत में 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको दिमाग में रखते जाइए। कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को। और अगर हम देसी, विदेशी और सामान्य जो उनकी लोकल लैंग्वेज को मिलाते हैं तो कितनी भाषाएं हैं? 884 भाषाएं। तो पहली बार क्या हुआ कि भारत के जब मतलब राज्यों के निर्माण की बात आने लगी तो ये हुआ कि भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। एस के धर अध्यक्षता में बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा एस के धर महोदय से, वो शायद हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, कि उनके अध्यक्षता में आप देखिए कि किस आधार पे इनका डिवीज़न होना चाहिए। तो भाषाई आधार पे लगातार मांग उठ रही थी, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सफुली नहीं किया। फिर एक समिति आई JVP, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाषाई आधार पे एक सिरे से नकार दिया। नकारना भी सही था, मैंने आपको बताया कि 884 भाषाएं हैं जिसमें कुछ लुप्त हो चुकी होंगी, जो जनजातियों की भाषाएं हैं लोगों के समझ से परे हैं, कुछ लुप्त हो चुकी होंगी। तो अगर भाषा के आधार पर अगर डिवाइडेशन होता तो वही कितने भारत होते। फिर तो हर मैंने सुना बिहार का ही कि वहाँ एक एक जो जहाँ 4 जिले बदलते हैं भाषा बदल जाती है, हम यूपी में देखते हैं कि 4 जिले बदलते हैं भाषा बदल जाती है। तो इस हिसाब से तो फिर वही कितने भारत होते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। पर आंध्र प्रदेश के राम कुल्लू ने क्या किया कि उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और 53वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इसने और उग्र रूप ले लिया, इस अनशन ने या इस आंदोलन ने। फिर क्या किया गया?
1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे विभाजन को मान्यता दी गई। इस बार कौन सा आयोग आया? फजल अली आयोग आया। कौन सा आयोग आया? फजल अली आयोग आया। उस आयोग ने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पर मान्यता दे दी जाए, फजल अली आयोग। कहानी की तरह चीज़ों को आप जोड़ पा रहे हैं? भारत के निर्माण की चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं अभी जैसे ही पहला राज्य बनाऊंगी उसके बाद आपको एक रिवीजन की ओर ले जाऊंगी, क्योंकि फिर हमें पूरे 28 और 8 का मामला है, तो जोड़ूंगी आपको उनसे। ठीक है, अब हम यहाँ तक देख चुके हैं। हमने देखा कि 14 राज्यों का और 6 UTIs का सफ़र कहाँ तक शुरू हुआ, अब फजल अली आयोग तक आया। कैसे स्टार्ट हुआ? जब भारत में इतनी सारी मतलब भाषा और बोली थी, उनके आधार पर डिवाइडेशन के लिए एसके धर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। किसने आदेश दिया? राजेंद्र प्रसाद जी ने आदेश दिया था। पर JVP बाद में आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर भाषा के आधार पर बांटेंगे तो पूरा भारत बच जाएगा। पर रामनाथ कुल्लू जी के आमरण अनशन के मृत्यु के बाद क्या करना पड़ा? बनाना पड़ा आंध्रा को एक अलग राज्य के रूप में। कुर्नूल उसकी राजधानी थी उस समय। 1 अक्टूबर 1953 को किस आयोग ने इसके लिए सहमति दी? फजल अली आयोग ने सहमति दी। तो हम लोगों ने भाषा आयोग के नाम पर 3 समितियां जानी। पहली SK धर, दूसरी JVP और तीसरी फजल अली। हमने इसमें एक चीज़ और जानी कि हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं। किस में है? अनुसूची 8 में है। और भी भाषाओं को मांगा जा रहा है कि उनको जोड़ा जाए, अनुसूची 8 में है। पहले 22 नहीं थी। 1971 में 3 भाषाएं जुड़ी। उससे पहले अगर आपको देखना है तो पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन सी भाषा को आप कैसे मान्यता दे सकते हैं अगर बात भाषाओं की हो रही है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो भाषाओं की मान्यता पर राज्य के लिए मतलब आपको आदेश दे सकता है कि हाँ, आप इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। सब किसी के पास संविधान में ऐसा सामर्थ्य नहीं है सिवाय राष्ट्रपति के। ठीक है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक शक्ति है कि वो भाषा को मान्यता दे सकते हैं। अगर अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो उसको मान्यता दिया जा सकता है। जो रिसेंट में भाषा जोड़ी गई है उसमें थोड़ा फॉर्मूले से मैंने याद किया था। नमक 1971 के आसपास, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इसके पहले 31वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई थी। अभी 92 में जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब जो 52वां संविधान संशोधन था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये नवीन मतलब पहले जो मेन जोड़ी गई थी तो कितनी भाषाएं हुई? 1 2 3 4 8। ठीक है, ये रिसेंट के मतलब रिसेंट क्या, जो संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई हैं, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं 31वीं, 71वां और 52वां संविधान संशोधन। यहाँ तक की बात कुछ समझ में आई। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी, उसके पहले जो भाषाएं थी उनको रखा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, आप लोग को मैं ये बता सकती हूँ कि सिंध प्रदेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पर बोली जाती है नेपाली। जो नेपाल से लगे क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। मणिपुर की है। कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है। ठीक है, कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है? गोवा की लैंग्वेज है। बोडो और डोगरी JNK की यानी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। संथाली और मैथिली बिहार के पार्ट की है। क्योंकि ये कभी कभी मतलब आपको नहीं पूछा जाता, पर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप भारत में रहते हैं, ठीक है, आप बोलना नहीं जानते, यह बहुत सामान्य बात है, पर ये तो पता होना चाहिए कौन सी भाषा कहाँ की है।
तो ये हमारे संशोधन के द्वारा इतनी भाषाओं 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि भाषा के आधार का जो भारत है कुछ कुछ आपके दिमाग में सेट होने लगा होगा कि हाँ कैसे ये भाषा के आधार का जो आपका भारत बन रहा है। अगर अब मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहला जो राज्य बना आंध्रा, ठीक है, 1953। फिर महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों भाषाई आधार पे बांटे गए। जो मराठी बोलते थे महाराष्ट्र चले गए, जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात चले गए, ठीक है। 1960 इनकी पूरी सीरीज है, मैं आपको बताती जाती हूँ। नागालैंड 1963 में बना, 66 में बना हरियाणा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 में बने। उसके बाद सिक्किम 1975 में हमने देखा ही 35वें और 36वें संविधान संशोधन के तहत आया, ठीक है। मिजोरम अरुणाचल और गोवा 1987 में बने। मिजोरम अरुणाचल और गोवा 1987 में बने। इसके बाद हम अगर बात करते हैं जो नए राज्य अभी ताज़ा जिनको हम बोल सकते हैं हमारी याददाश्त में होंगे, मुझे लगता है कि ये जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं अगर वो मतलब 20-22 साल के भी होंगे तो हो सकता है वो 10-12 साल के उस समय रहे हों। सन 2000 में 3 राज्य बने, 3 राज्यों से अलग होके, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, ये 3 राज्य बने। क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना है, उत्तराखंड किससे अलग होके बना है और झारखंड किससे अलग होके बना है? इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनकी डेट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होके बना है, मतलब ये पूरा पार्ट था, ठीक है। उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है, ये पूरा पार्ट था। झारखंड बिहार से अलग होके बना है। अच्छा मैं थोड़ा सा चलिए इसे दिखा देती हूँ। जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक साथ थे तो क्या था, सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी कौन है, राजस्थान है। उसके बाद सेकंड पे मध्य प्रदेश है। सारी देखिए अभी तक हमने इतिहास पढ़ा, अब थोड़ा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब हम आने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी में। मैंने बोला था कि आज भारत का एक परिचय है जिसको हम लोग मतलब फील कर सकें कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। पढ़ते वक्त जुड़ाव भी तो महसूस होना चाहिए ना, बस कहानी की तरह बचपन से सुन रहे थे। आज एक एक चीज़ को तथ्यों के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, वरना ये 5-6 घंटे क्लास चलता, भारत का ओरिजिन नहीं हो पाता, भारत का उत्पत्ति करने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 राज्य बने। क्या तेलंगाना सबसे नया राज्य है हमारा? किससे अलग होके बना है? आंध्रा से। तो छत्तीसगढ़ की जो डेट है वो 1 नवंबर 2000 है, उत्तराखंड की 9 है और झारखंड की 15 है। तेलंगाना की शायद 2 अक्टूबर 2014, नहीं 2 जून 2014 है तेलंगाना की। हाँ तेलंगाना की है 2 जून 2014। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो चारों राज्य बने हैं किस अनुच्छेद के तहत बने हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं बता रही थी, जब सिक्किम को मैं मिला रही थी भारत में, तभी मैंने बताया था कि किस अनुच्छेद के तहत बने हैं। अनुच्छेद 3 के तहत बने हैं, ठीक है। इसको याद करने की मैं छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ कि जैसे आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 एंड सिक्किम दोनों में एस है, ये कॉमन है, मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। और ये आर्टिकल 3 TH और ये तेलंगाना, तो ऐसे याद रखती हूँ। आप लोग भी चाहें तो इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के साथ हम लेह लद्दाख को अलग किया गया है। ये जम्मू कश्मीर को यूटीज में चेंज कर दिया गया है, पहले ये पूर्ण राज्य था। क्या पूर्ण राज्य, अर्ध राज्य, ये सब चीज़ें आप लोग को पता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्या है? अच्छा दिल्ली क्या है? दिल्ली यूटी है कि पूर्ण राज्य है? देश की राजधानी है, तो ये तो थोड़ा पता होना चाहिए ना कि दिल्ली क्या है। अच्छा किस संविधान संशोधन के तहत है दिल्ली का प्रावधान? 69 NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, यूटी है।
पूर्ण राज्य का दर्जा ना देने के बहुत सारे कारण हैं, आगे जब कभी इस पे जुड़ूंगी तो बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई, जितने भी राज्य बन रहे थे, कब किसका कौन सा राज्य बना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, मैं जम्मू कश्मीर का बता रही थी कि जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा विशेष टाइम इसलिए रखा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की 4 चीज़ों को भारत के द्वारा नहीं मतलब टैकल कर सकते थे। बाकी ये उस राज्य का विशेष था, जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष शक्ति था कि वो रक्षा, विदेश और विदेशी मंत्रालयों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने पास रख सके, रक्षा सुरक्षा से जो रिलेटेड चीज़ें वो अपने पास रख सके। पर अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया, कोलैप्स कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 35(1) के तहत इनको नया नया राज्य के रूप में लाया गया। 2019 में इसमें बिल भेजा गया और नए राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें नहीं समझ में आई, या मतलब मैंने कुछ अलग से बता दिया आपको कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐसी कोई, जैसे कि पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं। पौंडीचेरी राज्य के कई हिस्सों में जैसे है यनम पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है, माहे केरल में है। ठीक है, 1954 में पौंडीचेरी अलग हुआ था फ्रांस से, फ्रांस के अधीन था, फिर हमने लड़ाई झगड़ा करके छीन लिया। और जो गोवा दमन दीव का पार्ट है, आज भी आप जब गोवा जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर है गोवा का, जो ये वाला एरिया है, कहा जाता है कि ये अभी भी मतलब अंग्रेज़ों से मिलता जुलता है, या पुर्तगीज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे रहा। तो ये कब हुआ, 18 दिसंबर 1961 में, 18 दिसंबर 1961 में इसको हम लोगों ने किससे छीना है, पुर्तगालियों से। तो 2 राज्यों की और चर्चा हमने की। 1954 फ्रांस में हमने किसको लिया, पौंडीचेरी को लिया, और 1961 18 दिसंबर को हमने किससे लिया, को लिया, गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से लिया। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़, पौंडीचेरी यूटी है, पता है ना आप लोगों को। और इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये भी यूटी है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया है। क्यों एक साथ मिलाया गया है, करंट का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। प्रशासनिक मतलब स्तर पे ठीक था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, अलग अलग, इन पे अलग खर्चा जा रहा था, अलग पैसा जा रहा था, अलग मतलब संसाधनों का बंटवारा था, इसलिए इनको मिला दिया गया है ताकि इनका जो प्रशासनिक क्षमता है वो एक हो जाए, और जो राजस्व वगैरह इनका आ रहा हो वो एक साथ हो, ताकि अच्छे से एक्सिक्यूट किया जा सके। और जम्मू कश्मीर में भाई यूटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है, तो यहाँ जितनी भी समस्या इतने सालों से थी, जितनी भी, हमको पता है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है ये, इसलिए शायद भारत सरकार का सबसे बेहतरीन फैसला कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि आपको ख़राब लगता हो, इस पर प्लीज़ आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, पर मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ। हो सकता है मैं वहाँ नहीं रहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, अगर मैं शायद वहाँ रहती तो शायद वहाँ की चीज़ों को और फील कर सकती, पर मुझे देखने में जैसा लगता है कि शायद आतंकवादी घटनाएँ कम हो जाएँ और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाए। और लद्दाख को क्यों अलग किया गया, क्या इस बारे में कोई बात कही जा सकती है, क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है? लद्दाख पठार का है, लद्दाख का जो एरिया है वो पठारी, लद्दाख का पठार पढ़ेंगे हम आगे। और जम्मू कश्मीर कैसा है, पहाड़ी है। जब दोनों एक साथ थे JNK और लद्दाख, तो जो भी आवंटन होता था राजस्व का, जो भी आवंटन, भाई क्योंकि ये आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र था, लद्दाख में इतना प्रभाव नहीं है उसका, तो जो भी पैसा आता था, जो भी संसाधन मिलता था, जो भी राजस्व मिलता था, वो यहाँ चला जाता था, इसका विकास नहीं हो पा रहा था। और लद्दाख के लोग काफ़ी समय से इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि उनको अपना विकास चाहिए, उनको अलग चीज़ें चाहिए, इसके लिए उसको भी एक अलग यूटी बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से क्यों अलग किया गया। क्यों? क्योंकि JNK के साथ जो भी समस्या थी लद्दाख के साथ वो नहीं थी, आतंकवादी चीज़ों से इतना प्रभावित नहीं था। वहाँ के लोग मांग इसीलिए कर रहे थे कि उनको विकास चाहिए, उनका विकास रुक जा रहा था, जो संसाधन उनको मिलने चाहिए, मान लीजिए 60 और 40 का भी रेशियो होता तो ठीक है, शायद वहाँ पे 80 और 20 का भी रेशियो नहीं आता था, लद्दाख का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए लद्दाख को अलग किया गया, लेह को अलग किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही हो, ये मैंने भारत के भीतर की चीज़ें आपको दिखाई, 600 BC से लेके
और वर्तमान भारत आज जो भी डेट है शायद 2 दिसंबर 2021 तक, ये आज की जो डेट है इस समय तक का जो भारत है वो। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर पड़ोसियों से प्रेम ना हो, पड़ोसियों से झगड़ा ना हो, पड़ोसियों की जानकारी ना हो, तो मतलब समझ लीजिए आप बुद्धू हैं। आप जहाँ रहते हैं इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, इवन आप जिस मोहल्ले जिस गली में रहते हैं वहाँ भी आपको जानना चाहिए। तो ये तो हमारा देश है। तो हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और नीचे श्रीलंका और इधर बांग्लादेश, इन सब सीमाओं से घिरा हुआ कौन है? भारत। तो हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। अगर मैं पूछूं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं तो अब आप इनका नाम गिनाएंगे। चलिए एक पहले ही प्रश्न उठा देती हूँ फिर पढ़ाती हूँ कि मैं बात करूँ कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिससे सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। तो क्या आप मुझे उत्तर दे पाएंगे कि कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आपको लग रही है कि पूरा, अब मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि अब पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री खत्म, अब हम आएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, जो भारत की एक दृष्टि हमें देखनी थी कि भारत कैसे उपजा, कैसे बना, कहाँ तक जाना है, कितना विकास और करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे पास संसाधन है, ताप संयंत्र हैं, खनिज हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, पर्वत पहाड़ हैं। अब हम किस पे आ रहे हैं? अब हम ज्योग्राफी में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ तक पूछना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों में कोई डाउट है आप लोगों को जो लगता है कि नहीं समझ में आया है, या कोई ऐसी चीज़ जो लग रही है कि छूट गई है पूरे इतिहास में या पॉलिटी में? नहीं ना? ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखे? पड़ोसी देश देखे। कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए। पाक, चाइना, म्यांमार, नेपाल। नेपाल को कैसे भूल गए? जैसा भी है, नेपाल के साथ जब ऐसा लिखते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल की बेटियां हमारे यहाँ और हमारी बेटियां नेपाल में ब्याही जाती हैं, इसीलिए पहला वर्ड यही यूज़ किया जाता है कि नेपाल सिर्फ दोस्त नहीं है, संबंधी भी है। नेपाल से भारत में बेटी और रोटी का संबंध है। ठीक है, क्योंकि लोग कमाने भी आते हैं और अपनी बेटी ब्याहने भी आते हैं। ये जब कभी भी आप ऐसे लिखें तो शुरुआत हमेशा आपकी जो भूमिका है वो ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई, जब मैंने नेपाल और भारत के संबंध लिखे थे तो मैंने लिखा था, कहीं पढ़ा था तभी लिखा था किसी आर्टिकल के थ्रू कि भारत से और नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध होता है। हमारे संबंध श्रीलंका से भी ठीक है, बाकी दो के तो आपको पता ही है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो भारत पाकिस्तान का तो समझौता कैसा है, इतिहास गवाह है, क्योंकि 14 अगस्त को ये हैं और 15 अगस्त को हम। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जन्म से झगड़ा है। चाइना का जन्म से नहीं है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नारा दिया था कि चीनी चीनी भाई हैं, पर 1965 का युद्ध। और वर्तमान में डोकलाम विवाद चर्चा में जो रिजिस पर हो रहा है, तो ज़्यादा फोकस, हालांकि नेपाल भी हमसे बहुत खुश नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो नेपाल भी हमसे बहुत खुश नहीं है, पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी नेपाल पर और नेपाल की हम पर टिकी हुई हैं, इसलिए तारतम्यता बहुत बिगड़ती नहीं है। ठीक है, जैसे जो हमारे मित्र हैं, चाइना उनको अपना दोस्त बनाना चाहता है, या जो हमारे पड़ोसी हैं चाइना उनको अपने गिरफ्त में लाना चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत से इनकी मतलब वैमनस्यता हो जाए और भारत का विकास और उनका भी विकास रुक रहा होगा, ऐसा नहीं है। भारत सच्चा साथी रहा है हमेशा। जब नेपाल त्रासदी हुई, जब भूकंप आया, सबसे पहले कोई पहुंचा है तो भारत पहुंचा है। पहले पड़ोसी राज्य ही सहायता के लिए आ सकता है। उसका एक लीगल रीज़न है कि डिस्टेंस कम है हमारा। बाकी नेपाल से जो अदर कंट्रीज़ उनके साथी संगी हैं, जो चाइना वगैरह को उन्होंने अपने दोस्त बना रखा है, उसमें बहुत बड़ा एक लीगल रीज़न हमारे पास था कि हमारा डिस्टेंस कम था। सबसे पहली सहायता हमने पहुंचाई और नेपाल को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम आज बात कर रहे हैं अपने संगी साथियों की। चाइना की मैंने बात की कि चाइना क्या करता है, वो हमारे पड़ोसी देशों को सहायता देता है
ताकि भारत से उनका पंगा हो सके, झगड़ा हो सके, और भारत को वो बिल्कुल हल्के में ले लें कि भारत से सहायता की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो कोई और सहायता कर रहा है। क्या आपको पता है श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स की लीज पे लिया गया है। कितनी ईयर्स की लीज पर? 99 ईयर्स। किसने लिया है? ऑब्वियसली चाइना ने लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के संगी साथियों की, उनके मित्रों की। बांग्लादेश की उत्पत्ति मैंने बताई 1971 में, ये पूर्वी पाकिस्तान था। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। युद्ध के पश्चात बांग्लादेश का निर्माण हुआ और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है, त्रिपुरा को तीनों ओर से घेर रखा है। यहीं पे हमारा न्यूमेरो द्वीप है जिसको लेकर अक्सर विवाद चलता है। बात करते हैं इस एरिया की, जो गुजरात वाला एरिया है। यहाँ पे जो रन ऑफ कच्छ है उसका विवाद किसके साथ चलता है? भारत पाकिस्तान, क्योंकि इधर पाकिस्तान है। ठीक है, सबसे पहला जो आपके लिए एक बुलेट पॉइंट है कि भारत पाकिस्तान के जो बीच में रन ऑफ कच्छ है वो 24 डिग्री अक्षांश पर है। किस पर है? 24 डिग्री अक्षांश पे। अब आप पूछेंगे कि विवाद क्यों है, तो मैं बताऊंगी। और एक दिन मैंने किसी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था कि जब भी कोई झील, नदी, झरना, ये सब चीज़ें होती हैं, दो देशों के बीच हो या दो राज्यों के बीच हो, उनके बीच मतलब यह कहा जाता है कि वो समझौता है कि वो दोनों पानी ले सकते हैं, दोनों का बराबर अधिकार होता है। ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ है, पाकिस्तान कहता है कि ये लेक है, ये झील है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है ये लेक है, ये झील है, तो इस पे दोनों का ही अधिकार होगा। किसका? भारत का और पाकिस्तान का। पर भारत कहता है कि ये मार्श है, ये दलदल है, ये स्वैम्प है, ना कि ये झील है। चूंकि ये झील नहीं है, ये मार्श है या स्वैम्प है, तो इस पे किसका अधिकार होगा? भारत का। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी एक दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही, वही बात आज बता रही हूँ। भारत बांग्लादेश में लाल गलियारे की बात होती है, जो ये एरिया है, इसको लेके विवाद रहता है। पूछा जाता है कभी कभी कि लाल गलियारा किस किस देश के बीच है, तो भारत बांग्लादेश के बीच है। रन ऑफ कच्छ भारत पाकिस्तान के बीच आता है। डोकलाम विवाद भारत चाइना के बीच आता है। ठीक है, यहाँ पम्बन द्वीप से बंटवारा है हमारा, जलडमरू मध्य पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आप लोग के समझ में नहीं आ रही है? अब आप पूछेंगे कि आप बता रही हैं ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये म्यांमार है, कैसे बता रही हैं? ये अफ़गानिस्तान है। इन हमारे यहाँ जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रेड क्लिफ द्वारा रेड क्लिफ लाइन खींची गई 1947 में। ठीक है, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन खींची गई। कौन सी लाइन खींची गई? मैकमोहन लाइन खींची गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये 1914 में खींची गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींची गई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में, मैकमोहन 1914 में, डूरंड 1857 के आसपास है। ये भारत अफगानिस्तान में। ठीक है, ये तीनों लाइनों के द्वारा बंटवारा किया गया। ये हिस्सा भारत में है और ये हिस्सा पाकिस्तान का है, ये हिस्सा बांग्लादेश का है और ये हिस्सा चाइना का है। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही हो? जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे चिकन नेक कहते हैं क्योंकि इसकी गर्दन चिकन जैसी दिखती है, सिक्किम वाला हिस्सा है। अगर अब भारत को मैं बांटूं तो ये नॉर्थ, साउथ, ये मैंने पढ़ाने से पहले आपको बता दिया था कि जब हम मैप पढ़ते हैं तो हम उसमें ऐसे डिवाइडेशन करते हैं, ईस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर किस जगह पड़ता है तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ इंडिया। मैं पूछूं कि गुजरात किस जगह पड़ता है तो आप क्या कहेंगे? वेस्ट। वैसे तो बंगाल को या फिर हम अरुणाचल को लेते हैं, सबसे ज़्यादा ईस्ट यही पड़ता है, पर चूंकि ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, क्या माना जाता है? क्योंकि ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, फिर भी अरुणाचल को हमारा ईस्ट, और साउथ तमिलनाडु। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जो नॉर्थ में हमारा
उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु है, अच्छा मैं इधर क्लियर लिखती हूँ, थोड़ा आप लोग को क्लियर होगा। जो हमारा नॉर्थ का बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। साउथ का है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है। जो हमारा वेस्ट का पार्ट है, सबसे मतलब जो वेस्ट वाला पार्ट है हमारा, उसे गौर माता गुजरात में है। ठीक है। और ईस्ट का अरुणाचल किबिथु। अगर प्रश्न आता है आपके पास कि भारत का सबसे उत्तरतम एरिया कौन है, तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल। दक्षिणतम आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, बोलूं वेस्टर्न बोलेंगे गौर माता, और ईस्टर्न पॉइंट किबिथु। ये एक दृष्टि आपकी भारत की डिवाइडेशन पे गई है, कौन सी चीज़ आपकी सादर्न है, कौन सी चीज़ नॉर्दर्न है, कौन सी चीज़ वेस्टर्न में है और कौन सी चीज़ ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम भारत की जो स्थिति है उसको देखेंगे, जो उसकी डिवाइडेशन के जो पार्ट है मैंने आपको बताया था। हाँ, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है स्थलीय, तो मैंने बताया, आपने बताया कि नहीं बताया पता नहीं, बांग्लादेश। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की। ये पाकिस्तान का स्थलीय एरिया है। ये जो हिस्सा बट रहा है उत्तर दक्षिण में लंबाई में 3214 है। क्या है? 3214। जो पूर्व से पश्चिम का है 2933 किलोमीटर। जो हमारी नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस है, ये फैक्ट है, छोटी परीक्षा में पूछेगा। ये स्टेट कमीशन यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये वनडे एग्जाम्स कोई हो तो हो सकता है उसमें पूछा जाए कि ये कौन सी डिस्टेंस पे। ठीक है। और ये जो हमारा पूर्व से पश्चिम का है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट का जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही हो कि हमें समझ में नहीं आई? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और जीएमटी गुजरती है, देशांतर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें। ठीक है। अगर एक इस मैप का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अच्छा, मैं भूटान को बताना भूल गई थी, सॉरी। हाँ, इसमें सारे जितने राज्य हैं ना उसको देख लीजिए, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, तिब्बत, भूटान। आपको पता है कि नहीं, तिब्बत एक बफर जोन की तरह काम करता है, बफर स्टेट की तरह काम करता है। ठीक है। भारत चीन की ये स्थलीय समुद्री सीमा है। बे ऑफ बंगाल जलीय सीमा, हमारी जो जलीय सीमा है वो 7516 किलोमीटर है। जो हमारी जलीय सीमा है 7516 किलोमीटर है। जो अगर हम थोड़े से को हटा देते हैं तो 6100 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है। ये पाक की खाड़ी जो श्रीलंका के मध्य आती है, मन्नार की खाड़ी है। पूरा डिवाइडेशन आप लोग देख रहे हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है। ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। अच्छा, जब मैंने गलियारा देखा तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि गलियारा का जो मिलन बिंदु है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा का मिलन बिंदु है वो कहाँ है, कहाँ काटता है, कौन सा चौराहा है वो? झांसी। ठीक है। ये आपका पीटी फैक्ट्स है कि जहाँ पे गलियारे एक दूसरे को काटते हैं, झांसी। यहाँ तक चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब हमने बात की कि कौन से राज्य, हाँ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको पीछे के मैप में ले जाके बता देती हूँ कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो, और जो देशांतर है वो जान लीजिए थोड़ा। 22.5 डिग्री नैनी के पास से गुजरती है, 22.5 डिग्री नैनी के पास से गुजरती है। इलाहाबाद में है नैनी देशांतर। जीएमटी से ये 5.5 घंटे का समय का डिफरेंस होता है हमारा। मैंने फॉर्मूले से याद किया है, आपको भी याद करा दूंगी, इसलिए लिख रही हूँ। यूपी, एमपी, आंध्रा, यूपी, एमपी, और ये रहा आंध्रा, झारखंड, उड़ीसा, ये। ठीक है। ये आपका देशांतर रेखा जा रही है वो है यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा। ठीक है। कर्क रेखा
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके पीटी फैक्ट्स थे, इसलिए बताना ज़रूरी था, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। अब क्योंकि एक दृष्टि का मामला है आज, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारी चीज़ों को भी दिखा दूँ। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, सबसे लंबी नहर गांधी नहर, सबसे गर्म स्थान बीकानेर बियावली, सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान, सबसे बड़ा जिला रण ऑफ कच्छ का है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे छोटा राज्य गोवा का है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल का है। यह आपके लिए पीटी फैक्ट्स के लिए डायग्राम लेकर आई हूँ। भारत की एक दृष्टि है आज। नेक्स्ट क्लास जब होगी इन्हीं चीज़ों पे आपसे बातचीत होगी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि इस पार्ट तक ले आई हूँ। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सबसे गर्म स्थान बियावली बीकानेर, सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान, सबसे बड़ा जिला रन ऑफ कच्छ, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पे। सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुदुचेरी का केरल में है। मैंने बताया था ना पौंडीचेरी का पार्ट है ये। माहे केरल में है, यह नाम आंध्रा में है, पौंडीचेरी खुद आंध्रा में है। सबसे लंबा बीच मरीना बीच 13 किलोमीटर और विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। ठीक है, सबसे लंबा प्रायद्वीप दक्कन का पठार, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड नदी उड़ीसा। ठीक है, सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे लंबा जो बड़ा राज्य है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब एमपी छत्तीसगढ़ साथ में थे तो एमपी था, उसके बाद ये राजस्थान हो गया। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी में है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में है। और जो प्रतिशत या प्रति व्यक्ति का जो क्षेत्रफल वाला मामला होता है वो अरुणाचल है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, पर प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा रिहायशी रहने वाला द्वीप सबसे बड़ा कौन है? सॉल्सेट, मुंबई बसा हुआ है। सॉल्सेट द्वीप मुंबई बसा हुआ है, जिसपे सबसे अधिक बड़ा जो बारिश वाला स्थल है मासिनराम मेघालय में है। सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव वन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा जीरो लाइन। अच्छा, जीरो लाइन टर्म का मतलब क्या है? कोई आइडिया? जीरो लाइन टर्म का मतलब होता है कि ऐसी कोई रेखा जिसका संवैधानिक रूप में तो ब्यौरा ना हो, पर लीगली उसका कोई ब्यौरा ना हो, पर उसको माना जाए कि यह दो देशों की सीमा है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है ये। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप पे सबसे लंबी समुद्री द्वीप मध्य अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका। एक दृष्टि फिर से रिवाइज कराती हूँ, ये पीटी फैक्ट्स हैं क्योंकि एग्जाम्स है थोड़ा सा, इसलिए और एक बार करवा दे रही हूँ। सबसे बड़ा ऊंचा जो सबसे बड़ा ठंडा स्थल जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी गुफा अमरनाथ गुफा। मीठे पानी की झील वुलर झील। बड़ा राज्य राजस्थान। लंबी नदी गंगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे लंबा प्रायद्वीप दक्कन का पठार। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र किस गार्ड से अंदर आती है? दिहांग। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश शून्य रेखा जीरो लाइन। सबसे बड़ा डेल्टा मैंग्रोव सुंदरवन। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप। सबसे बड़ा मुद्री द्वीप मध्य अंडमान। और दक्षिणतम पिंडो मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप। ये एक झलक है कि भारत की जो विविधता है भौगोलिक, कहाँ पे क्या चीज़ बड़ी है वो दिखाया गया है। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, मैं पूछूं कि मैंने आपको बताया कि भारत में क्या चीज़ बड़ा है, क्या आपको पता है भारत विश्व में कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पर? ये चीज़ पता है? 7वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। सबसे पहले है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत है। 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। अच्छा, पॉपुलेशन तो पता ही होगा, ये तो आप लोग को एकदम अच्छे से पता होगा। पहले पे चाइना है और दूसरे पर भारत है। पॉपुलेशन में कौन फर्स्ट पे है? चाइना। हाँ, खुश हो जाइए, कहीं तो हम लोग सेकंड पे स्टैंड करते हैं, बस इस पे ही करेंगे ही हम लोग। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं भारत की तटीय श्रेणियों की, एक दृष्टि इसलिए है कि आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे किन चीज़ों को रोज़ हम एक टॉपिक के साथ लाएंगे। जैसे हमने आज आपको दिखाया सबसे बड़ा कौन, उसी में लाएंगे सबसे छोटा कौन। जैसे आजकल परीक्षा में एक नई ट्रिक आ गई है कि पहला तो पहला, दूसरा भी पूछने लगे कि दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो पूरा एक दिन उन टॉपिक्स का होगा। जैसे आज ये टॉपिक है भारत की नदी पर तटीय पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो हम इसमें डिवाइडेशन जब देखेंगे कि कौन सा कहाँ तक आएगा, हम जरा बीच में ले आते हैं इसको, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैप बीच में लाना पड़ा है, थोड़ा मैप साइड में चला जाता है ना आप लोगों के लिए। ये मैंने मतलब अपने के लिए हैंडमेड चीज़ें लाई हैं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से पढ़ती थी, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को जोड़ सकें अपने आप से। पहले तो मैं आपको तट बताती हूँ, पेन डायग्राम कर दूंगी, आप लोग को समझ में आएगा। डिवाइडेशन आप लोग को दिख रहा है कहाँ से कौन से तट का डिवाइडेशन हो रहा है, इसलिए रेड पेन का यूज़ कर दे रही हूँ क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी है। जो गुजरात का जो पार्ट है, जो गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है, तो स्पेशली जो गुजरात का एरिया है वो काठियावाड़ तट कहलाता है। क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। गुजरात से लेके गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक का जो पार्ट है वो कोंकण तट है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि कोंकण कहाँ की लैंग्वेज है, गोवा की लैंग्वेज है, तो उसके लैंग्वेज के आधार पे कौन सा है, कोंकण तट है। फिर गोवा से लेके कर्नाटका तक कनारा तट है, और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु का जो पार्ट है उसे मालाबार कहते हैं। ये हमारे पश्चिमी तट हैं, इनके नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक हैं। तो मैं फिर से बताती हूँ कि जो गुजरात वाला तट है काठियावाड़, कच्छ की पहाड़ियों वाला, गुजरात से लेके गोवा कोंकण, और गोवा से लेके कर्नाटका कनारा, और कर्नाटका से तमिलनाडु मालाबार। अब हम पूर्वी तट की तरफ आते हैं। जो इधर बांग्लादेश के नीचे का जो पार्ट है, इधर उड़ीसा तक आता है उत्कल तट, और ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया उत्तरी सरकार, और जो नीचे का पार्ट है तमिलनाडु के एरिया से जस्ट ऊपर वो है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। तो यहाँ तक आपको ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो तट के बारे में, कि उत्तरी सरकार तट में क्या आ रहा है, कोरोमंडल तट में क्या आ रहा है, कौन कौन से डायग्राम आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। कहाँ ये वाला पूरा एरिया समझ में आया, पश्चिमी तट का, पूर्वी तट का। अगर मैं पूछूं कि उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तट है, कहाँ तक है, तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा से लेके आंध्रा तक। कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से लेके आंध्रा तक, और आंध्रा से नीचे जो नीचे तक है पूरा तमिलनाडु तक, टीएम उसे हम कर सकते हैं कोरोमंडल तट। कोई डाउट यहाँ इन तटों पे? एक दृष्टि फिर रिवाइज करवाती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। इसी तरह आज मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती जाऊँगी कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, पूर्वी में उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। अब इनका विस्तृत जो हम इनका टॉपिक लाएंगे तो हम पढ़ते जाएं, क्योंकि आज एक दृष्टि है तो बस इसकी बेसिक चीज़ें हम आपको दिखाते जा रहे हैं। मैं बीच में आपके लिए डायग्राम लेती चली आ रही हूँ। थोड़ा क्लियर कम है, पर जिस दिन ज़्यादा करना होगा उस दिन हम इनको क्लियर डायग्राम्स को भी लेकर आएंगे, ठीक है। बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये जितने तरह के बारालाचा दर्रा, जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं सारे, खारदूम दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ का है? हिमाचल का। ये जितने प्रकार के दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, मैं अभी सिर्फ इनके नाम इसलिए ले रही हूँ कि आप लोग नाम पहचानिए, फिर ये कहाँ के हैं और किन जगहों को जोड़ते हैं, कैसे इनमें मूवमेंट है, कैसे इस रास्ते बनाए गए हैं, उनके बारे में बात होगी। इसलिए मैं सिर्फ इनके नाम ले रही हूँ कि बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग हिमाचल का दर्रा, ठीक है। माना, नीति, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। जलंकला, यांकला, ये कहाँ के? अरुणाचल के दर्रे हैं। दिफू अरुणाचल का दर्रा है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट केरल का दर्रा है, ठीक है। ये सारे जितने दर्रे, इंग्लिश में इनको पास कहते हैं, पासेस। इन कहाँ से कहाँ को जोड़ते हैं और कहाँ पर हैं। जैसे बांगपांग, खारदूम। खारदूम की एक बात बता देती हूँ विशेष है कि सबसे ऊंचा ऐसा पास है जहाँ पे मतलब व्हीकल चलती हैं, जहाँ पे रास्ते मतलब गाड़ियाँ चलती हैं। कैसे डिवाइडेशन हुआ है भारत के प्रमुख मैदान का? उत्तर भारत का मैदान,
पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, गंगा का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। कैसे इन मैदानों का जो है डिवाइडेशन हुआ है या कैसे उत्पत्ति हुई है, किस काल में हुई है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सी नदियाँ निकलेंगी, ये पूरी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, हाँ वो मैप मैंने इधर कर दिया तो वो जो है आप लोगों का वो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। ये सीरीज़ पूरी इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि यही चलनी है हम लोगों को। नेक्स्ट जो हम लोगों की सीरीज़ है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार का हिस्सा जो है द्वीप, जैसे मैंने वहाँ दिखाया था यहाँ पे भी छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हाँ, आई नो कि इमेज थोड़ी क्लियर कम है, पर जिस दिन इनके टॉपिक्स आएंगे इनकी क्लियर इमेजेस लाऊंगी, एक एक टॉपिक की एकदम क्लियर, कि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें। ठीक है, ऐसे एक 10 डिग्री चैनल का नाम आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये अंडमान और निकोबार के बीच का ये ऊपरी हिस्सा अंडमान है और ये निकोबार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 10 डिग्री चैनल कहाँ किसके बीच में है, तो आप क्या बताओगे कि अंडमान निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बताइए। मैं 8 डिग्री बता देती हूँ, मिनिकॉय और मालदीव। अच्छा चलिए, मैं 9 डिग्री का ही बता देती हूँ आप लोगों को, ये है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच का चैनल। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ऊपर अंडमान निकोबार है, नीचे ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, इसी तरह आपको एक एक डायग्राम दिखाऊंगी। तो मैंने बताया आपको 9, 8, 10 या 8, 9, 10। 8 का मैंने बताया आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार के बीच में है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, यही तो टेक्निक है, 8 mm 9 ml एंड 10 am। तो बस यहाँ एन कर लेना है, 8 mm 9 ml और 10 am, ये हमारी ट्रिक है याद करने की। इसी तरह मैंने याद किया है कि अब मैं आपको क्यों बता पा रही हूँ, क्या मैं कहीं देख थोड़ी रही, मैंने इसी ट्रिक से याद किया है कि 8 डिग्री चैनल पे क्या है, मालदीव मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री मालदीव लक्षद्वीप के, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हमारी झीलें हैं भारत की। हम एक दृष्टि इन पर भी डालते हैं कि कौन सी झील कहाँ है, फिर इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे हम लोग। थोड़ा सा एक बेसिक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे नाग वाला जो नाम आता है वो जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं, जो ताल वाला नाम आता है ज़्यादातर उत्तराखंड की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा होती हैं, पर एक छोटी सी ट्रिक है जिससे मैं भी याद करती थी। जैसे देखिएगा शेषनाग, ठीक है, मानसर, ये कहाँ की है, तोंक से पूछी जाती है, ले लद्दाख की है। ठीक है, तोंक से जो है ना भारत चाइना के बीच का वो है नदी क्षेत्र है, इसीलिए सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाता है। ठीक है, मानसर, शेषनाग, ये कहाँ की झीलें हैं, वुलर, डल, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। सूरजताल, चंद्रताल, ये कहाँ की झीलें हैं, नहीं उत्तराखंड की नहीं है, हिमाचल की हैं। ठीक है, भीमताल कहाँ की है, उत्तराखंड की है। नैनीताल कहाँ की है, उत्तराखंड की है। नौकुचिया कहाँ की है, उत्तराखंड की है। चोलुमु झील कहाँ की है, सिक्किम की है। सिक्किम में एक ही है इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा, चोलाहम कहते हैं इसको। और मणिपुर की एक लोकटाक झील इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ थियामिन डियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो शंघाई हिरण पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ फूमड़ी पाई जाती है, ऐसे बने हुए आवास, मतलब प्राकृतिक आवास है, वो पानी पे तैरती हुई झील है। पानी पे तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, किस पर बना हुआ है, लोकटाक झील बना हुआ है। क्या है वो विशेष, जैसे किसी भी चीज़ की कोई विशेषता आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, इसीलिए कि यहाँ पे क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, पानी पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हिमायत, हुसैन सागर तेलंगाना, उस्मान सागर तेलंगाना, कोलेरो पुलिकट आंध्रा की है। ठीक है, वीरानाम झील कहाँ की है, तमिलनाडु की है। वेम्बनाथ केरल की है। मायोम झील कर्नाटका की है। नल सरोवर बहुत पूछी जाती है, गुजरात की है। नक्की बहुत पूछी जाती है, नक्की नाम इसलिए है, कहा जाता है कि नाखून से खोद खोद कर बनाया गया था, पुरानी कथा के अनुसार है, मुझे नहीं पता। ठीक है, यूपी की रामगढ़ ताल, ये शायद गोरखपुर में।
पंचभद्रा झील, लुणकसर, डिंडवाना, ये सारी कहाँ हैं? राजस्थान में है। राजस्थान की झीलें कैसी होंगी? नमकीन होंगी? क्यों नमकीन नहीं होंगी? सॉल्टी वाटर है वहाँ पे, समुद्र है। अब ये हम बात करते हैं कि कहाँ कौन सा प्रपात है या कौन सी नदियों पे कौन सा झरना बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, कुछ चीज़ें, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। जैसे मैं आप लोग को रैंडमली इसलिए आज बता रही हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें पड़ी रहें। जैसे माही नदी दिख गई। माही नदी की विशेषता क्या है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है ये जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे बहती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है कि धुआंधार जलप्रपात, मैंने आपको बताया था धुन, एक फॉर्मूला दिया था धुन, तो धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। बस इसी तरह छोटी छोटी ट्रिक से हम याद करने जाएंगे। जैसे हुंडरू मैंने बताया था आपको, हुस स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स से हम याद करते रहेंगे। 12 पानी, अभी मैंने आपको बताया था कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा प्रपात है, बताया था, बाराही नदी पर है, कर्नाटका का है, ठीक है। और एक उस दिन मैंने आपको और याद कराया था, जोश नाम से जोग शरावती नदी पर बना हुआ था। इसी तरह हम लोग थोड़ी छोटी ट्रिक पकड़ के याद करेंगे। गोकक, गोकक नदी पर बना है। दूध सागर, मांडवी नदी, मांडवी नदी कहाँ की है? गोवा की है, जहाँ की भाषा क्या है? कोंकणी है। जहाँ का तट कौन सा है? कोंकण है। इसी तरह चीज़ों को जोड़ जोड़ के हम याद करते रहेंगे। जैसे मैंने नाम लिया ना, जोग सरप्पा शरावती नदी पर है, दूध सागर मांडवी नदी पे है, चुलिया नदी पे है, चचई उस पे है, चंबल पर है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। दिबांग का नाम लिया मैं, दिबांग नदी है। और अभी मैंने कहा था आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? दिहांग गार्ज से। हम नदियों को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट की एक तरफ बांटेंगे, उत्तर भारत की एक तरफ बांटेंगे और दक्षिण भारत की एक तरफ बांटेंगे, ठीक है। ये आर्द्र भूमि समझौते हैं। ये नदियां और बढ़ चुकी, आर्द्र भूमि में और भी हो चुके हैं। टोटल 42 आ चुके हैं। ये करीबन 25 की हैं। तो कुछ एक दृष्टि हम देख लेते हैं, बाकी हम इसका करंट अफेयर से जोड़ के भी पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा किस राज्य की जो झीलें हैं उनको रामसर समझौते में रखा गया है? यूपी की शायद 6 झीलें हैं। क्या है रामसर समझौता? थोड़ी थोड़ी जब बात हो रही है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के थ्रू हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि कौन सी है, उसको नॉर्मल करने के लिए, सामान्य झील बनाने के लिए जो समझौता होता है, ईरान में हुआ था। ईरान की जगह रामसर में 2 फरवरी 1971 में। मैंने क्या बताया रामसर समझौते के बारे में? ईरान की एक जगह थी रामसर, 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ था। आर्द्र भूमि के विषय से रिलेटेड था और सबसे विशेष बात क्या थी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के थ्रू इसको मापा जाता है, ठीक है। एक दृष्टि हम देख लेते हैं। होकेसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर, कांजली, हरिके, रोपाई पंजाब की हैं, हरिके और रोबण, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान में है। बर्ड सेंचुरी है ये। राजस्थान की सांभर झील, गुजरात की नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और सबसे ज़्यादा ये जो मतलब जिन जगहों पर है उन्हीं का नाम है। सब जगह नहीं होती कि आप सोचें पूरे भारत में हो, पूरे भारत में नहीं है। दीपोर बील असम, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, लोकटाक झील मणिपुर, भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, चिल्का जीव ओडिशा, पूर्वी कोलकाता की भूमि आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल। टोटल 42 हो चुकी हैं और भी नई ऐड हुई हैं। बिहार के बेगूसराय की कावला और उत्तराखंड की भी एक देव सागर करके जोड़ी गई है, ठीक है। ये हमारे विद्युत संयंत्र हैं भारत में कौन कौन से। ये आज थोड़ी चीज़ें इसलिए हैं कि अरे सॉरी, ये विद्युत संयंत्र तो कांप रहे हैं ठीक है। कि कालाकोट में कौन सा, टनकपुर कहाँ पे? टनकपुर उत्तराखंड में, पानीपत हरियाणा में, दिल्ली दादरी, हरदुआगंज यूपी, कोटा राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, साबरमती गुजरात, वान कल्याणी वानकबोरी गुजरात, लोकटाक मणिपुर। ये जो जहाँ पर है इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। आज की क्लास बहुत लंबी होती जा रही है बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और भी चीज़ें आपको दिखानी थी, थोड़ी मैंने चीज़ें कम की हैं
कि थोड़ा कम रखूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इनका चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं, इसलिए थोड़ी स्लाइड्स बढ़ा दे रही हूँ। ये हिमालय का भौतिक विभाजन है, क्योंकि भारत की बात हो रही थी तो हिमालय कैसे चौथा रह जाता, हमारी मतलब ऊपर हिमालय और नीचे हिंद महासागर, इसकी तो विशिष्ट व्याख्या बनती है। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, इनमें बटा हुआ है। सतलज नदी यहाँ से निकलती है, कुमायूं से काली नदी निकलती है। असम का तो हमें पता है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है वहाँ की। नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, मिरी, आबोर, दाफला, पटकाई, ये कहाँ की हैं? ये अरुणाचल की हैं। असम में दिसपुर, मिकिर की पहाड़ियाँ। मेघालय का तो हमें पता है गारो, खासी, जैंतिया, रेगमा की पहाड़ियाँ, मणिपुर, बरेल की पहाड़ियाँ, सोरम, सॉरी एक सेकेंड, इधर से बोल रही हूँ ना, लुशाई पहाड़ियाँ, मिजोरम। जब हमने बोला कि जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की अलग बांटेंगे, नॉर्थ इंडिया की अलग बांटेंगे, साउथ इंडिया की अलग बांटेंगे। इसी तरह जब हम पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तो भी 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, नॉर्थ, साउथ, और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का मैं अलग से मैप लेकर आई हूँ। ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है मोटा मोटा कि भारतीय मरुस्थल कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है, उत्तर का मैदान कहाँ है, गंगा का मैदान कहाँ है, उत्तर का हिमालय कहाँ है, दक्षिण में हिंद महासागर कहाँ है। ठीक है, ये नीचे की नदियों का, एक सेकेंड, ये नीचे की नदियों के बारे में, बराक नदी, सुरमा नदी, मेघना नदी, शंकोश, ये नॉर्थ ईस्ट की नदियों का पूरा पार्ट है। लोहित, दिबांग, माजुली द्वीप। मैंने बोला ना, मैं जब पढ़ाऊंगी आपको तो मैं अलग अलग पार्ट करके ही पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ मुझे एक दृष्टि देनी थी, जिस तरह मैंने आपको नदियों का, ताप संयंत्रों का, झीलों का, उसी तरह मैं खनिजों का, वनस्पतियों का, प्लांट्स का डिवाइडेशन कैसे हुआ है, कैसे सोना, चांदी, तांबा, मतलब हर चीज़ का अलग अलग डिवाइडेशन दूंगी, जो करंट अफेयर से जोड़ के उनकी रैंकिंग भी बताएगा। ठीक है, ये भारत की प्रायद्वीपों का है सब स्ट्रक्चर है। अब सामान्य जो डिस्क्रिप्शन है वो अक्षांशीय भारत का 6 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांती विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, भारत जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि समग्र भारत का अध्ययन कराया है तो थोड़ा चीज़ें समेट दे रही हूँ। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक है। आकृति में भारत त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय है, हम देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर है। मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रही, इतनी देर से मैप दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 32, 87 to 63 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो स्थलीय, अच्छा मुझे लगता है अगर आपको चीज़ें ओवर हैंग कर रही हूँ तो मैं इतने पे ही रोक देती हूँ और हम पहले स्लाइड पे चलते हैं। अब भारत का डिस्क्रिप्शन, जब मैं एक्चुअली मैंने आपको इसलिए थोड़ा भारत की आज शेयर कराई है, इस तरीके से दिखाया है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैं एक सेकेंड मैप जरा आपका बीच में सेट कर दूँ, ये मैप थोड़ा क्लियर होगा ना आपको। हाँ ठीक है, मैं करीबन हफ्ते भर की छुट्टियों पे जा रही हूँ, इसलिए एक दृष्टि भारत की मैंने आपको पूरी 1.5 घंटे में दिखा दी है। और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी तो हम भारत की भौगोलिक क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे और उसकी जितनी चीज़ों की मैंने छोटी छोटी आपको स्लाइड्स दिखाई हैं उस पर पूर्ण व्याख्या होगी, पूरी क्लास चलेगी। जब भी मैं पढ़ाती थी तो मैं बोलती थी कि पहले भारत का मैप याद कराऊंगी, उसमें संशय नहीं होना चाहिए कि तेलंगाना कहाँ है, कि आंध्रा कहाँ है, कि तमिलनाडु कहाँ है। तो एक दृष्टि मैप की ओर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कैपिटल्स नहीं याद करवाऊंगी, नर्सरी केजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीधे आते जा रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु। अब इधर के एरिया में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, भूटान, ये सिक्किम, ये वाला पूरा एरिया देखिए वेस्ट बंगाल है, ये पूरा एरिया। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब की नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बस थैंक्स कर दूंगी। फिर से देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश,
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर से देखिए, अरुणाचल ऊपर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक फॉर्मूला दे सकती हूँ आपको, अरुणा मामी, याद करने के लिए है आपको फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन होता है, नो डाउट। जब स्टार्टिंग में हम तैयारी कर रहे थे तो हमको भी होता था, इसलिए फॉर्मूला बनाया था, अरु ना मा मी। ठीक है, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके ऊपर जस्ट मेघालय, असम। ठीक है, तो हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, हम इधर आते हैं, वेस्ट बंगाल इधर साइड में है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तेलंगाना है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कॉर्नर से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। ऊपर जाते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। हम ऊपर की सीरीज से आते हैं, जब ऊपर का थोड़ा हमको लगता है कि हौच पौच है, फिर से देख लेते हैं, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। इधर का एरिया राजस्थान, गुजरात। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन सा राज्य उसका पड़ोसी राज्य है। उसको पढ़ाऊंगी, उसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास, थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट से समझेंगे। और आज की क्लास में जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, मैंने बोला था कि आज एक दृष्टि भारत की ओर जाएगी, तो वो वही दृष्टि थी जो भारत की ओर हमें ले गई। पूरी चीज़ों को हमने देखा, जाना, और इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करना है। जब आपकी नेक्स्ट सेशन की मेरी क्लास होगी अगले मंडे से, उसमें हम भारत की स्टार्टिंग करेंगे और हम जानेंगे कि भारत में क्या क्या है। तो मेरा भारत महान। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।